हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग। शुरू करेंगे आज हम लोग लॉ ऑफ टॉट का जो आपका एग्ज़ाम है वो 18 को होना चाहिए इस बार। अभी तक जब तक यूनिवर्सिटी कोई डिसीजन नहीं देता तब तक हम यही मान के चलेंगे कि हमारा लॉ ऑफ टॉट का जो एग्ज़ाम है वो 18th को ही है, क्योंकि पुरानी डेट शीट के अकॉर्डिंग ही एग्ज़ाम होना चाहिए। तो 18th को आपका एग्ज़ाम है लॉ ऑफ टॉट का, जो मंगलवार को है। और आज आपका थर्सडे तो हो ही गया, 4-5 दिन की बात है, इसको कर लें अच्छी तरीके से। वैसे अभी कोई भी नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं, इसलिए ये मान के चलेंगे कि एग्ज़ाम आपका उसी दिन है। तो कल एक लॉ ऑफ टॉट की क्लास हुई थी जिसकी रिकॉर्डिंग मैंने आप सबको शेयर कर दी थी, उसको देख लेना। उसके आगे से हम अभी शुरू कर रहे हैं। जो पहला क्वेश्चन हम लॉ ऑफ टॉट का करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन है आपका कि ऑल पर्सन हैव द कैपेसिटी टू शीव एंड बी शीव्ड इन टॉट, डिस्कस द एक्सेप्शंस टू जनरल रूल। एक जनरल रूल है जो ये कहता है कि ऑल पर्सन हैव द कैपेसिटी टू sue, सभी व्यक्तियों को केस करने की आज़ादी है, मतलब केस करने की योग्यता है सबके पास पास में, और सबके ऊपर भी केस हो सकता है। यानी कि हम केस भी कर सकते हैं और हमारे ऊपर भी केस हो सकता है। इसमें से कुछ लोगों को स्पेशल जो है इम्यूनिटीज़ मिली हुई हैं टॉट के अंदर, जिनके ऊपर केस नहीं हो सकता है, केस नहीं हो सकता लॉ ऑफ टॉट का। तो ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनके ऊपर केस नहीं हो सकता, ये हम इस क्वेश्चन के अंदर पढ़ेंगे। जनरल एक्सेप्शन क्या है इसकी। तो आपको अगर कुछ नॉलेज है या आपको पता है कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनके ऊपर टॉट का केस नहीं बन सकता। आप जैसे टॉट का, माइनर सर। हाँ जी, टॉट का केस जो बेसिकली होता है वो किसके लिए बनाया जाता है, वो बनाया जाता है डिफेमेशन के लिए और सिविल रॉन्ग के लिए। ऐसा कोई भी रॉन्ग जिससे आपको फिजिकल इंजरी ना हो, बॉडीली इंजरी ना हो, सिर्फ आपकी मानसिक इंजरी हो, या आपका इमोशनल या सोशल रिस्पेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं हर्ट हो जाए। तो ऐसे कौन से व्यक्ति हैं, अभी आप बताना इसके बाद जब मैं कंप्लीट कर लूँ। ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनके ऊपर ऐसा केस है जो लॉ ऑफ टॉट का नहीं हो सकता, उनको इम्यूनिटीज़ मिली हुई है, मतलब उनके ऊपर केस नहीं हो सकता। तो एक्सेप्शन बतानी है इसकी। अब बताइए कौन कौन से ऐसे लोग हैं। सर फॉरेन एम्बेसडर। माइनर हो गए सर। माइनर हो गए, ठीक है। फॉरेन एम्बेसडर हो गए, ये भी ठीक है। सॉवरेन एंड क्राउन। कौन, दोबारा बोलिए, समझ में क्राउन नहीं आया। एंड सॉवरेन। सोवरेन। सोवरेन क्या मतलब आपका कहने का, और कुछ राजा और बताएं। सुप्रभु। हम्म। मेंटली डिसेबल्ड। हाँ, मेंटल डिसेबल्ड जो होते हैं वो भी, इनके ऊपर कोई केस हो नहीं सकता लॉ ऑफ टॉर्ट का। उसके अलावा कोई इंसॉल्वेंट हो, इंसॉल्वेंट के ऊपर भी केस नहीं हो सकता है लॉ ऑफ टॉर्ट का। ये लोग एग्जेम्प्टेड है, इनको एक्सेप्शन मिली हुई है। इसके अलावा जो हमारे सर पॉलिटिशियंस होते हैं, सर ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियंस के ऊपर नहीं हो सकता है, ठीक है। और जो हमारे जो सर पॉलिटिशियंस होते हैं, पब्लिक। एमपीज और सर एमएलए। कॉर्पोरेशन हो गया, सर पब्लिक ऑफिशियल, ये सब। हाँ, पब्लिक ऑफिशियल्स के ऊपर जब वो ड्यूटी सर्विस कर रहे हैं अपनी, और सर्विस से रिलेटेड कोई केस उनके ऊपर हो जाता है जहाँ पर वो करते हैं ऐसा काम, तो अब उनके ऊपर केस नहीं होता। लेकिन अगर वो इसके सर्विस के अलावा कुछ ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उनके ऊपर केस हो सकता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इशू है। पब्लिक ऑफिसर से पुलिस ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर जब अपनी पुलिस की ड्यूटी पर है, अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है, तो उस ड्यूटी के टाइम पर वो किसी से मतलब बिहेव करता है, किसी की बेइज्जती करता है या कुछ कहता है उसके ऊपर, तो उसके ऊपर कोई भी केस नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसकी ड्यूटी के अंदर आता है। लेकिन अगर वो ड्यूटी से अलग हटकर ऐसा कोई काम करता है, जब वो ड्यूटी पर नहीं है, ऑन ड्यूटी नहीं है, जो पर्सनल काम से कहीं जा रहा है, किसी के साथ मिसबिहेव कर देता है, तो उसके ऊपर केस हो सकता है। ये चेक करना पड़ता है। इसके अलावा इंसॉल्वेंट, कोई व्यक्ति अगर इंसॉल्वेंट हो जाए, दिवालिया घोषित हो जाए, तो उसके ऊपर भी कोई भी केस नहीं बनेगा। तो पहला जो पॉइंट है, जैसे आपने बताया माइनर, माइनर कौन लोग होते हैं, कितने साल के बच्चे को हम माइनर कहते हैं। बिलो 18। बिलो 18 अकॉर्डिंग टू इंडियन कोर्ट ऑफ लॉ कहें तो हमारा जो बिलो 18 है वो माइनर की एज है। और जो भी व्यक्ति बिलो 18 है उसके ऊपर किसी भी तरह का लॉ ऑफ टॉर्ट का कोई भी केस नहीं बन सकता। तो माइनर के अगेंस्ट कोई भी डेफोमेशन का केस नहीं बना सकते। उसके पीछे रीज़न क्या देते हैं हमारी कोर्ट, क्या कहते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों नहीं बना सकते।
क्योंकि माइनर की जो मेंटल एबिलिटी है अभी डेवलप नहीं हुई है, उसकी समझने सोचने की ताकत अभी इतनी बढ़िया नहीं हो पाई है, इसलिए बच्चा गलती कर सकता है, ये हमारा लॉ भी मानता है। इसलिए इसमें से माइनर को एग्जेम्पशन दे रखी है, छूट दे रखी है कि उसके ऊपर लॉ ऑफ टॉर्ट का कोई केस नहीं बनेगा। लेकिन अगर माइनर किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाए जहाँ पर वो जानबूझ के कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करता है जो लॉ ऑफ टॉर्ट का बनता है, डेफोमेशन केस बनता है, तो उसकी जगह उसके गार्जियन को वो केस जो है वो उसके गार्जियन के ऊपर करना पड़ेगा आपको। उसका गार्जियन में उसके मदर फादर हो सकते हैं या फिर जो उसकी देखभाल कर रहा है वो। अब है मेंटली इनकैपेसिटेड इंडिविजुअल, ऐसा व्यक्ति जो दिमागी रूप से अक्षम हो। असक्षम व्यक्ति का मतलब है पागल होना, मेंटल दौरे पड़ना, या कुछ टाइम ऐसा होता है कुछ व्यक्ति जो पूरे दिन पागल नहीं होते, दिन के कुछ घंटे उनके ऊपर इस चीज़ का असर रहता है, दौरे पड़ते हैं कुछ और, तो उस असर के टाइम पर वो जो हैं उन अगर कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म कर देते हैं तो उनके ऊपर कोई केस नहीं बनता है। तो मेंटल इनकेपेबल जो पर्सन होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, उनके ऊपर भी कोई केस नहीं बनता है, इनको भी इम्यूनिटी मिल रखी है। सोवरेन इम्यूनिटी, सोवरेन इम्यूनिटी किसको मिलती है? ये गवर्नमेंट्स को मिलती है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, जैसे पहले के टाइम पे राजा महाराजा होते थे, उनके मंत्री होते थे, उनको मिलती थी सोवरेन इम्यूनिटी। लेकिन अभी के केस में हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उनको मिलती है। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी आपके राजदूत जो होते हैं, राजदूत कौन लोग होते हैं? एम्बेसडर किसे कहते हैं हम लोग? जो सर फॉरेन कंट्रीज में अपनी कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे लोग जो फॉरेन कंट्री के अंदर डिप्लॉयड हैं लेकिन वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पर, हमारी कंट्री ने उनको वहाँ पे अपॉइंटमेंट दे रखी है, हमारी कंट्री की नुमाइंदगी करने के लिए वो वहाँ पर अपॉइंटेड है, हमारी कंट्री का पक्ष रखने के लिए। तो इन ऐसे लोगों को भी इम्यूनिटी मिली हुई है। कॉरपोरेट एंटाइटीज़, कॉरपोरेट एंटाइटीज़ क्या होती हैं आपकी? जो बड़ी बड़ी पब्लिक फर्म्स होती हैं, कंपनियां होती हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां जिन्हें कहते हैं, या पब्लिक लिमिटेड कंपनियां जिन्हें कहते हैं, ये कॉर्पोरेट एंटाइटीज होती हैं। इनका इनके शेयर होल्डर से अलग अस्तित्व होता है। इसलिए अगर इनका कोई डायरेक्टर, इनका कोई शेयर होल्डर ऐसा कोई काम कर देता है जिसमें डेफेमेशन का केस बनता है, लॉ ऑफ टॉर्ट का केस बनता है, तो इनको इम्यूनिटी मिली हुई है। कंपनी के ऊपर केस नहीं बनेगा, उसके डायरेक्टर, उसके एम्प्लॉय या उसके शेयर होल्डर के ऊपर केस बन सकता है। उनकी पर्सनल लाइबिलिटी है, वो अपने आप हैंडल करेंगे, कंपनी का ऐसे कोई लेना देना नहीं। जजेस एंड अदर ऑफिशियल्स, जजेस के अलावा जो हायर रैंक के ऑफिशियल्स होते हैं उनको भी इम्यूनिटी मिली हुई है, जैसे आईएएस अफसर होते हैं, चीफ सेक्रेटरीज होते हैं, आपके पुलिस अधिकारी होते हैं जिनका पब्लिक से डायरेक्ट वास्ता पड़ता है, ऐसे लोगों को भी ऑफिशियल ड्यूटी के टाइम पे जो है इम्यूनिटीज़ मिली हुई है। मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस, मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस में ये सेना वाले और पुलिस वाले जो आपके हथियार रखते हैं, रॉ वाले या किसी और राइफल्स जैसे होता है गोरखा राइफल, इसमें मतलब इसी तरह के जो लोग हैं वो इसकी इम्यूनिटी इसके अंदर आते हैं। इनके ऊपर भी कोई केस नहीं बनता अगर ये अपनी ड्यूटी से बाउंड है, मतलब अपनी ड्यूटी के लिए वो काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पुलिस वाला घर में आता है, एक व्यक्ति को अरेस्ट करके ले जाता है, वो व्यक्ति ये कहे भाई साहब आप तो मुझे हथकड़ी डाल के ले गए जीप में बैठा के, मेरी तो बेइज्जती हो गई आस पड़ोस में, तो मैं आपके ऊपर केस करूंगा डेफामेशन। तो केस बनेगा नहीं क्योंकि पुलिस वाला अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा था इस वजह से। पेरेंट्स एंड स्पाउसेस, पेरेंट्स को और स्पाउसेस को भी इससे अलग रखा गया है। अगर ऐसा होने लगा तो हस्बैंड वाइफ के बीच में डिफेमेशन का केस चलता रहेगा। हस्बैंड ये कहेगा वाइफ ने मुझे ये कह दिया मैं जा रहा हूँ कोर्ट, वाइफ कहेगी तुमने मुझे ये कह दिया मैं जा रही हूँ कोर्ट। तो पेरेंट्स को भी इजाज़त है अपने बच्चों से कुछ भी कहने की, उनके ऊपर भी केस नहीं बनता है डिफेमेशन का। और जो स्पाउस होते हैं पति पत्नी, उनमें भी कोई केस नहीं बनता है। पब्लिक ऑफिशियल्स, पब्लिक ऑफिशियल्स वो लोग होते हैं जो पब्लिक सर्विसेज में होते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में होते हैं, जिनका डायरेक्ट जो रिलेशंस होता है पब्लिक से होता है, जनता से, सिटीजन से होता है, इनको भी इम्यूनिटी मिली हुई है। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, कुछ एनजीओज होती हैं जो चैरिटेबल के लिए काम करती हैं। ऐसी एनजीओ जो नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनाई गई हैं, चैरिटेबल पर्पज से बनाई गई हैं, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को भी इम्यूनिटी मिली हुई है। तो हम कंक्लूज़न में ये कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिनको लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर जो है एग्जम्पशन मिली हुई है, जिसमें माइनर है, मेंटली इनकेपेबल पर्सन है, सर्टेन गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, एनजीओज हैं, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जिनको इम्यूनिटी मिली हुई है, इनके ऊपर लॉ ऑफ टॉर्ट का केस नहीं बनता। अब एग्जाम्पल देखें अगर हम इसके एक्सेप्शन के, अ पर्सन इंजर्ड बाय द पुलिस ऑफिसर, एक आदमी को पुलिस ऑफिसर ने इंजर्ड कर दिया वाइल ऑन ड्यूटी अटेम्प्टिंग टू शू
द ऑफिसर और द पुलिस डिपार्टमेंट फॉर द डैमेज। उस व्यक्ति ने पुलिस डिपार्टमेंट और पुलिस ऑफिसर के ऊपर केस डाल दिया कि भाई मुझे जो नुकसान हुआ है उसके लिए आप मुझे हर्जाना दोगे, बट बीइंग अनेबल टू डू ड्यू टू द सोवरेन इम्यूनिटी। लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया क्योंकि यहाँ पे सोवरेन इम्यूनिटी मिली हुई थी पुलिस ऑफिसर को, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा था इसलिए। एक और एग्जांपल है इसमें, फॉरेन डिप्लोमेट कॉजिंग अ कार एक्सीडेंट। एक फॉरेन डिप्लोमेट था जो कार एक्सीडेंट में, मतलब एम्बेसडर विदेशी राजदूत था जो गाड़ी चला रहा था विदेश कंट्री में, उससे एक्सीडेंट हो जाता है। तो यहाँ पर इसको जो है होस्ट कंट्री के अंदर इम्यूनिटी मिलेगी। क्यों इम्यूनिटी मिलेगी? क्योंकि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है इसके पास, ये फॉरेन का नागरिक है, और अगर वहाँ कोई केस भी रहता है तो इसके लॉज के अकॉर्डिंग वो केस चलेगा, फॉरेन का लॉ इसके ऊपर नहीं लगेगा। A mentally incapacitated person being unable to sue or be sued in tort but having a guardian appointed to act on their behalf if necessary। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो मेंटली इनकेपेबल है, जो मेंटली जो है योग्य नहीं है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर ना तो हम केस कर सकता, ना यही व्यक्ति किसी और के ऊपर केस कर सकता है, लेकिन इसकी जगह इसका गार्जियन जो है वो केस के अंदर इन्वॉल्वमेंट ले सकता है, वो केस कर भी सकता है, उसके ऊपर केस हो भी सकता है। अब जो कॉरपोरेशन होती है हमारी, जैसे शेयर होल्डर जो होते हैं उसके, जैसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो होती है, इनके ऊपर भी कोई भी केस नहीं कर सकता, ना इनके ऊपर कोई केस, मतलब ना ये कर सकते हैं ना इनके ऊपर कोई केस बनता है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने एक्सेप्शन पढ़ी है कि लॉ ऑफ टॉर्ट किन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमने असाइनमेंट का किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 एक बार देखेंगे। व्हाट इज मीन बाय ट्रेसपास? ट्रेसपास क्या होता है? व्हाट डिफेंसेस आर अवेलेबल टू द डिफेंडेंट इन द केस ऑफ ट्रेसपास? तो ट्रेसपास के केस में डिफेंडेंट को क्या मिले हुए डिफेंसेस? हमें एसेंशियल ट्रेसपास टू लैंड बताना है क्या होता है। अब पहले तो आप ये वर्ड जो है ट्रेसपास, इसका मीनिंग बताइए, क्या मीनिंग होता है ट्रेसपास का? बोलिए जिसको भी पता है ट्रेसपास। सर, intentional interference with other person mental well-being। नहीं, ये नहीं, लैंड की बात हो रही है यहाँ पे। और कोई? सर अगर कोई इंसान दूसरे इंसान के लैंड पर इंटेंशनली चले जाता है और कोई मतलब कुछ टॉट कमिट कर देता है तो। कुछ हद तक ठीक है, लेकिन पूरी कंप्लीटली ठीक नहीं है। और किसी को पता हो? ट्रेसपास, ट्रेसपास इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ठीक से इसको समझ लेना चाहिए ट्रेसपास होता क्या है। और किसी को पता है कुछ? बहुत जगह आपने, हाँ, बिना परमिशन के इलीगली हाँ, बिना कि परमिशन के उसके लैंड के अंदर एंटर करना, उसके बिना परमिशन के, उसकी बिना इच्छा के, वो ट्रेसपास होता है। आपने बहुत जगह देखा होगा जब खाली कोई लैंड पड़ा होता है तो वहाँ पे बोर्ड लगा देते हैं, ट्रेसपास टू लैंड नॉट अलाउड, इट्स प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी, यहाँ पे ट्रेसपास अलाउड नहीं है, या ट्रेसपासर्स आर नॉट अलाउड, ऐसा लिख देते हैं। वो इसलिए लिखते हैं कि वहाँ से कोई ट्रेसपास ना करे, गुजरे ना, क्योंकि वो प्राइवेट लैंड है, और ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ट्रेसपास का सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल मैं अपने घर में बैठा हूँ अपनी फैमिली के साथ, मेरे घर में मेरा गेस्ट एंटर करना चाहता है घर के, तो वो कैसे एंटर करेगा? बताइए कैसे एंटर करेगा कोई गेस्ट मेरे घर आता है तो? सर गेट से बताइए बताइए। डोरबेल बजा के एंट्री की परमिशन दे। हाँ, मतलब वो सबसे पहले मेरे घर में आना चाहता है तो वो खिड़की से कूद के, बालकनी से, या चोर रास्ते से आ सकता है? नहीं आएगा ना। वो क्या करेगा, सबसे पहले डोर बेल बजाएगा। मैं जब डोर बेल बजने पर उठ के खोलूँगा गेट और देख लूँगा अपने मैजिक आई से या फिर जाली वाले गेट से, मैं इसको रिकॉग्नाइज़ कर लूँगा, कुंडी खोलूँगा, उसको स्वागत करूँगा, तो मैंने अपनी परमिशन उसको गिवन कर दी और मेरी परमिशन से वो मेरे घर के अंदर एंटर हो गया। तो यहाँ पे कहते हैं कि ट्रेसपास का केस नहीं बना है, क्योंकि वो आपके परमिशन से आपके पर्सनल लैंड के अंदर एंटर हुआ है। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपको समझनी चाहिए ट्रेसपास के लिए। पहली बात, किसी के भी प्राइवेट लैंड के अंदर आप उसकी परमिशन के बिना अगर जाते हैं तो आपके ऊपर ट्रेसपास लॉस लग जाता है। दूसरा, अगर आप उसकी परमिशन से भी जा रहे हैं लेकिन जितनी परमिशन आपको मिली है केवल उतना ही आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो भी ट्रेसपास लॉस आपके ऊपर लग जाता है। इसका एग्जांपल ये है, किसी, मान लो कि हमारी कोई प्रॉपर्टी खाली है
हमने ब्रोकर को चाबी दे दी कि भैया मेरा फ्लैट खाली है, कोई आए तो उसको दिखा देना और किराए पे उठा देना। अब हमने उसको क्या बोला है, कितनी परमिशन दी है, हमने उसको सिर्फ इतनी परमिशन दी है कि कोई टेनेंट आए तो वो उसके साथ जाके हमारे फ्लैट को दिखा सकता है, खोल के दिखा सकता है, लाइटें जला सकता है, फिर बंद करके फ्लैट लॉक करके जा सकता है। लेकिन वो क्या करता है, अपने एक लड़के को बोलता है यार ये तो रहती नहीं यहाँ पे, तू एक काम किया कर, रात को यहाँ सो जाया कर। तो रात को वो सोने लग गया वहाँ पर, सोने लग गया तो यहाँ पर क्या हो गया, अनऑथराइज यूज़ हो गया, तो ट्रेसपास का केस बन जाएगा उसके अगेंस्ट। तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी यहाँ पर कि जो ट्रेसपास है वो उतनी ही परमिशन देता है, लॉ जो है वो उतनी ही परमिशन देता है, मालिक चाहता है जितना ऑनर ने उसको परमिट किया उतना ही वो उस लैंड को यूज़ कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे घर में गेस्ट आता है, हमने उसको गेस्ट रूम में ठहराया है, तो गेस्ट रूम्स में ही वो ठहर सकता है, वो हमारे पर्सनल बेडरूम में एंटर नहीं कर सकता विदाउट हमारी परमिशन। जबकि हमने उसे घर में आने की, एंटर करने की परमिशन दे दी है, लेकिन सिर्फ घर में आने की परमिशन दी है, गेस्ट रूम में उसको ठहरा दिया है, तो उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो गेस्ट रूम में ही रहे। अब दो तरह के किराएदार होते हैं, देखो जैसे एक किराएदार होता है पीजी, जिसको हम पीजी रख लेते हैं, एक होता है जिसको हम किराए पे दे देते हैं। अब दोनों के राइट्स के अंदर क्या फ़र्क है, दोनों में ट्रेसपास का लॉ कैसे लगेगा, तो कैसे लगेगा आप बताइए। पीजी के अंदर और किराएदार के अंदर ट्रेसपास के लॉ में क्या फ़र्क है? नहीं पता तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसके लिए। फॉर एग्जांपल मैंने अपना घर किराए पे दे दिया, मिस्टर राम को अपना घर किराए पे दे दिया, फ्लैट दे दिया, चाबी दे दी, उससे रेंट ले लिया। अब क्या मैं उस फ्लैट के अंदर एज ए इंस्पेक्शन करने एंटर कर सकता हूँ उसके एब्सेंस में, किराएदार की? नहीं कर सकता। रीज़न ये है कि यहाँ पर ट्रेसपास लॉ है, क्योंकि उतने टाइम के लिए उस प्रॉपर्टी का मैंने ट्रांसफ़र कर दिया, ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं की है, लेकिन प्रॉपर्टी का पोसेशन तो ट्रांसफ़र कर दिया। जहाँ पे मैंने पोजेशन ट्रांसफ़र कर दिया वहाँ पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो गई। ओनरशिप ट्रांसफ़र हुई है नहीं हुई वो अलग बात है। यहाँ पे मैंने मालिकाना हक नहीं दिया, लेकिन राइट टू यूज़ उसको दे दिया, पोजेशन उसको दे दिया। अब पोजेशन उसके पास है, मैं किराएदार के एब्सेंस में उसकी मर्ज़ी के बिना उसके घर के अंदर बिल्कुल एंटर नहीं कर सकता। अगर मैं कभी इंस्पेक्शन के लिए भी जाना चाहता हूँ, डोरबेल बजाता हूँ, उसको बोलता हूँ मुझे इंस्पेक्शन करना है, तो किराएदार मना भी कर सकता है कि सर आज नहीं, आप कल इंस्पेक्शन कर लेना। तो यहाँ पर मैं उसको ये नहीं कह सकता भाई घर मेरा है, हट जा पीछे, मुझे आने दे, तो वो अलाउड नहीं, क्योंकि मैंने अपना पोजीशन उसको ट्रांसफ़र ऑलरेडी कर दिया है। तो यहाँ पे पोजीशन के साथ साथ राइट्स भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। दूसरा पीजी, पीजी जो हम रखते हैं पेइंग गेस्ट रखते हैं, तो पेइंग गेस्ट क्या होता है कि हमारे साथ रहने वाला गेस्ट है, तो उसके कमरे में उसके एब्सेंस में हम एंटर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वो हमारा टेनेंट नहीं है, उसको हमने राइट और पोजीशन ट्रांसफ़र नहीं किया, उसको हमने राइट टू यूज़ का ट्रांसफ़र किया, यानी कि वो हमारे घर के अंदर रह सकता है, अपना बेड यूज़ कर सकता है, अलमारी यूज़ कर सकता है, फ्रिज यूज़ कर सकता है, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर सकता है, वो राइट है। लेकिन हमने कम्प्लीटली पोजीशन ट्रांसफ़र नहीं किया, इसलिए ट्रेसपास लॉ हमें इजाज़त दे देता है कि हम उसके कमरे में जाके उसकी एब्सेंस में इंस्पेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ ही रह रहा है, उसने लॉक थोड़े ना किया है। अगर लॉक भी कर दिया तो उस लॉक को भी हम खोलने की इजाज़त रखते हैं। लेकिन उसकी अगर कोई पर्सनल अलमारी है जिसको उसने ताला लगा रखा है, उसको नहीं खोल सकते हम, क्योंकि वहाँ पे प्राइवेसी वाला राइट टू प्राइवेसी लग जाता है, जो सबकी है, जो फंडामेंटल राइट है, उसका वायोलेशन हो जाएगा। इस वजह से ट्रेसपास का लॉ नहीं लगता, लेकिन राइट टू प्राइवेसी लग जाता है। तो यहाँ पर हमें ये समझना पड़ेगा ट्रेसपास को सबसे पहले कि ट्रेसपास होता क्या है। तो अब एक बार आप बता दो, फिर मैं इसको आगे शुरू करता हूँ कि ट्रेसपास का मीनिंग क्या है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रेसपास? किसी के एरिया में उसके विश के बिना, परमिशन के बिना जाना। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और है कि ट्रेसपास टू पर्सन होता है क्या? ये तो हमने लैंड समझा दिया आपको कि ये है ट्रेसपास टू लैंड। अब है ट्रेसपास टू पर्सन। अब पर्सन का ट्रेसपास कैसे होगा ये बताइए। देखो लैंड का तो उसकी बिना मर्जी के उसके लैंड को यूज़ करना ट्रेसपास का लॉ का वायलेशन है, लेकिन पर्सन के मामले में कैसे होगा ये बताइए। ये तो बड़ा इजी है, अभी श्रेष्ठ ने बताया ही था। फिज़िकल और मेंटल वेलबींग, हमने किसी पर्सन की इजाज़त के बिना, इंटेंशन के बिना अगर उसके फिज़िकल और मेंटल वेलबींग को इफ़ेक्ट किया, मतलब उसके मानसिक संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश की किसी भी तरीके से, तो ये ट्रेसपास बन जाएगा। क्योंकि हम उसको परेशान नहीं कर सकते अपने रॉन्गफुल कंडक्ट से, अपने असॉल्ट से, बैटरी से या फॉल्स इम्प्रीजमेंट से। अब ये असॉल्ट क्या होता है?
ये बताइए असॉल्ट क्या होता है? ASSAULT, असॉल्ट क्या होता है? असॉल्ट किसी को बिना फिजिकली हैरेसमेंट। टच किए हुए उसको डराना। हाँ, मतलब जैसे आपने किसी की तरफ, हैरेसमेंट। हाँ हरेसमेंट है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। हरेसमेंट मानसिक भी हो सकता है, लेकिन ये मानसिक के साथ साथ मतलब फिजिकल भी है, लेकिन फिजिकली टच नहीं कर रहा है उसको। जैसे किसी की तरफ ने थप्पड़ उठा लिया लेकिन उसको मारा नहीं, डराने के लिए उठा लिया, तो सिर्फ उठाना जो है वो असॉल्ट है, लेकिन अगर उसको मार देंगे तो वो बैटरी है, फिर वो बैटरी बन जाएगा। बैटरी में हमला कर देते हैं, और असॉल्ट में हम उसको डराते हैं, भाई तूने ये नहीं किया तो मैं मार दूंगा, देख तेरे को पीट दूंगा, देख अगर तू नहीं माना तो। मतलब सिर्फ बोल रहे हैं, वर्बली यूज़ नहीं कर रहे हैं, पंच दिखा रहे हैं, लात दिखा रहे हैं, घूसा दिखा कर डरा रहे हैं। ये होता है आपका असॉल्ट, ये असॉल्ट है। तो इसके अंदर ट्रेसपास टू पर्सन में एक तो असॉल्ट आता है, एक आता है आपका बैटरी। अब ये बैटरी क्या होता है? बैटरी में हम फिजिकली टच कर देते हैं उसको, हमने उसको स्लैप कर दिया, पंच मार दिया उसको, उसके पेट में लात मार दी, तो ये बैटरी है। ये भी आपका ट्रेसपास टू पर्सन है। उसकी मर्जी के बिना उसकी बॉडी को टच किया है ना हमने, उसने तो हमें बोला नहीं था मेरी बॉडी टच कर, हमने टच कर दिया, तो ये ट्रेसपास हो गया। उसकी प्रॉपर्टी को उसकी मर्जी के बिना इस्तेमाल कर लिया हमने, इसे कहते हैं बैटरी। फॉल्स इम्प्रीजमेंट, हमने अपने दोस्त को अपने घर में झूठ बोल के बुला के बंद कर दिया, 3 दिन तक उसको उसके घर नहीं जाने दिया, हालांकि उसका पूरा ध्यान रखा, उसका खाने का पीने का सब कुछ का ध्यान रखा, उसके पेरेंट्स से कोई फिरौती भी नहीं मांगी, कोई पैसा भी नहीं मांगा, बस हमने उसको बंद करके रखा। तो इसे कहते हैं कि इम्प्रीजमेंट करने की पावर सिर्फ गवर्नमेंट के पास है, सोवरियन के पास है, स्टेट के पास है। उसके अलावा कोई किसी को रोकता है अननेसेसरी, उसको बंद करके रखता है, बंधक बनाता है, रोक लेता है, चाहे उसका इंटेंशन रॉन्ग हो चाहे राइट हो, तो ये फॉल्स इम्प्रीजमेंट में आता है। ये भी आपका ट्रेसपास टू पर्सन के अंदर आता है। किसी व्यक्ति को उसकी मर्जी के बिना रोके रखना भी ट्रेसपास है, मतलब उसकी मर्जी के बिना काम होना भी ट्रेसपास होता है। अब है इंटेंशनल इन्फ्लिक्शंस ऑफ इमोशनल डिस्ट्रेस। इमोशनल डिस्ट्रेस मतलब आपने किसी को ना तो मारा, ना पीटा, ना असॉल्ट किया, ना बैटरी की, ना फॉल्स इम्प्रीजमेंट की, लेकिन उसको डराया है किसी तरीके से। वो डराया, मान लो आपने भूत का कह के या किसी और तरीके से आपने किसी के रिश्तेदार की कहानी सुना के उसको डरा दिया, तो इसे कहते हैं आपका इंटेंशनल इन्फेक्शन, यानी कि आपने इमोशनल डिस्ट्रेस किया, उसको परेशान किया जानबूझकर, आपकी इसे इंटेंशन थी, आपने जानबूझ के उसके सामने ऐसा बिहेव किया ताकि वो डर जाए। तो यहाँ से उसकी जो वेलबींग है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, जो वो अच्छी ज़िंदगी जी रहा था वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ऐसा कोई भी काम अगर आप करते हैं तो वो इस लॉ में कवर हो जाता है, जिसे कहते हैं ट्रेसपास टू पर्सन। हमने दो चीज़ समझ ली, ट्रेसपास टू लैंड, ट्रेसपास टू पर्सन, दोनों में क्या फ़र्क है? Interference in land सर on in the land without permission. ये तो लैंड Interference, होगी। हाँ, interference with another uh, person well-being, mental well-being and physical well-being. हम्म, उसको फिजिकली या मेंटली डिस्टर्ब करना, ये क्या है आपका ट्रेसपास टू पर्सन। उसके लैंड को उसकी परमिशन के बिना ये जितनी परमिशन ज़्यादा यूज़ करना, ये ट्रेसपास टू लैंड है। ये दोनों समझ में आ गए? कोई दिक्कत है तो बता दो एक बार। कोई दिक्कत नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। ट्रेसपास टू गुड्स भी होता है इसके अंदर, एक एक और कंटेंट है ट्रेसपास टू गुड्स। अब ये ट्रेसपास टू गुड्स आप इजीली बता दोगे। ट्रेसपास टू लैंड में उसके लैंड को उसकी मर्जी के बिना यूज़ करना। ट्रेसपास टू पर्सन, उसकी बॉडी को टच करना बिना उसकी परमिशन के, ऐसा कोई काम करना जो वो चाहता नहीं उसे रोक के रखना। तो ट्रेसपास टू गुड्स क्या होगा? प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना विदाउट कंसेंट ऑफ ऑनर। जो प्रॉपर्टी का ऑनर है उसकी मर्जी के बिना उसकी प्रॉपर्टी को अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ये ट्रेसपास टू गुड्स होगा। तो ये ट्रेसपास का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा सा कर लेना ठीक से ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि ट्रेसपास के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए ट्रेसपास क्या है। सर, ये इमोशनली डिस्ट्रेस करना इंटेंशनली जो है, ये वाली हाँ, ये वाला दोबारा बता दो। मतलब आपने किसी के मानसिक संतुलन को छेड़ दिया उसकी मर्जी के बिना, जैसे डरा देना, धमका देना, उससे क्या होगा? वो इमोशनल स्ट्रेस में आ जाएगा, उसका मेंटल बैलेंस बिगड़ेगा। तो वहाँ पर आपने उसके संतुलन को, उसके मेंटल वेलबींग को टच किया है, छेड़ा है,
उसकी बिना मर्जी के, उसकी इंटेंशन के बिना, तो यहाँ पर आपका ट्रेसपास टू पर्सन बन जाएगा केस। अब इसके एसेंशियल्स क्या होते हैं ट्रेसपास के? अगर हम एसेंशियल्स की बात करें तो पहला होता है इंटेंशनल एक्ट। ये जो एक्ट होता है ये इंटेंशन के साथ परफॉर्म किया जाता है, मतलब जानबूझ के ऐसा एक्ट करते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी के साथ हो, लैंड के साथ हो, पर्सन के साथ हो या गुड्स के साथ हो। वहाँ पर प्लेंटिव जो होता है वो जानबूझ के ऐसा काम करता है, मतलब डिफेंडेंट, हाँ प्लेंटिव जो होता है वो जानबूझ के ऐसा काम करता है कि आपकी पर्सनल वेलबींग को डिस्टर्ब कर देता है। इंटरफेरेंस क्या होता है? इंटरफेयर करना उसकी प्रॉपर्टी के अंदर, उसके पर्सन से या फिर उसके गुड से। जब आप इंटरफेयर करते हैं विदाउट हिज परमिशन, उसकी परमिशन के बिना उसको फिजिकली टच कर देते हैं, उसकी प्रॉपर्टी में कोई इस्तेमाल कर लेते हैं या उसके लिए कुछ हार्मफुल चीज़ें कर देते हैं जिससे उसकी मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है, तो ये सारी चीज़ आपके इंटरफेरेंस में आ जाती है। मतलब इंटरफेयर करना किसी की पर्सनल चीज़ों के अंदर। अब है लैक ऑफ लॉफुल जस्टिफिकेशन। ऐसा कुछ भी काम करना जिसको आप जस्टिफिकली प्रूव ना कर पाओ, कानूनी तौर पर आप इसको सही साबित ना कर पाओ, ये ना बता पाओ कि भैया ये तो मैंने सही काम किया था लेकिन तुम्हें ही गलत लग गया, तो यहाँ पर ये मुश्किल है। कॉशन मतलब होता है सावधानी। हमेशा हमें सावधानी रखनी चाहिए कि हम किसी की प्रॉपर्टी को, किसी के पर्सन, किसी के गुड्स को कभी भी डैमेज ना करें या डैमेज करने के इंटेंशन के साथ कोई भी एक्ट ना करें। अब ट्रेसपास एवनिशियो का मतलब क्या होता है बताइए? ट्रेसपास एवनिशियो मीन्स मतलब शुरू से ट्रेसपास था ये, कोई भी ऐसी चीज़ जो स्टार्टिंग से ट्रेसपास थी, मतलब बाद में जाके ये फाइंड हुआ कि स्टार्टिंग से ये अनऑथराइज था, इलीगल था, इसका यूज़ जो था इलीगल था। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे चाचा की प्रॉपर्टी की जो कब्जा था वो मेरे पास था, मैंने किसी से उसको सोल्ड करने के लिए एग्रीमेंट साइन कर लिया, बोला मेरे चाचा की प्रॉपर्टी है लेकिन मेरे चाचा मुझे विश्वास करते हैं, मैं आपका एग्रीमेंट करवा दूँ। उसने मेरी बात पे विश्वास करके मुझे 10-20 लाख रुपए एडवांस दे दिए, मैंने उस एडवांस को ले लिया, लेकिन प्रॉपर्टी के लिए जब चाचा से बात की तो वो तैयार नहीं हुए। तो यहाँ पर जो बंदा है वो मेरे ऊपर केस नहीं कर सकता, सॉरी वो मेरे ऊपर तो केस करता नहीं, चाचा के ऊपर केस नहीं कर सकता क्योंकि वो लैंडलॉर्ड है, क्योंकि उन्होंने कभी कोई एग्रीमेंट ही नहीं किया ऐसे व्यक्ति के साथ। तो इसीलिए कहते हैं ट्रेसपास एब इनिशियो। ये शुरू से ही जो था वो जीरो हो गया एग्रीमेंट, शुरू से इलीगल एग्रीमेंट था ये, क्योंकि गलत व्यक्ति के साथ एग्रीमेंट किया गया जो उसका पार्टनर भी नहीं था। अब ये 6 कारपेंटर केस है, इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, काफ़ी बार पूछ लेता है एग्जाम में। तो 6 कारपेंटर केस किसको पता है तो एक बार बता दो, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। 1610 का केस है ये, ब्रिटिश के यहाँ पे हुआ था ये केस। यहाँ पे जो एक कारपेंटर थे ये एक प्रोटेस्ट कर रहे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट करते करते एक बर्गर या पेस्ट्री शॉप थी उसके अंदर ये एंटर कर जाते हैं और वो बंदे की इजाज़त के बिना ये वहाँ से कुछ चीज़ों को, ब्रेड को सेवन कर लेते हैं, खा लेते हैं, उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पर इनके ऊपर ये लगा कि इन्होंने एक तो उसके रेस्टोरेंट के अंदर उनकी परमिशन के बिना एंटर किया, फिर उसके काउंटर के अंदर सामान निकाला वो भी उसकी परमिशन के बिना था, तो इनके ऊपर ये केस बनता है जो ट्रेसपास का है। यानी किसी की प्रॉपर्टी को उसकी मर्जी के बिना अगर हम यूज़ कर लेते हैं तो वहाँ पे हमारे पास ट्रेसपास ऑफ लैंड, ट्रेसपास ऑफ गुड्स या ट्रेसपास ऑफ पर्सन का केस बन जाता है। तो 6 कारपेंटर केस के अंदर भी यही था, ये कीमतें बढ़ने के कारण जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे किसी होटल के बाहर, मान लो जहाँ पे रोटियां बन रही थी उसके बाहर ये प्रोटेस्ट कर रहे थे बेकर शॉप के बाहर कि भाई हमें जो है प्राइसेस जो है बहुत बढ़ रहे हैं, इनको कम किया जाए, कंट्रोल किया जाए। लेकिन अचानक से क्या होता है कि कुछ लोग जो होते हैं, मतलब वो ये लोग नहीं होते लेकिन कुछ लोग जो होते हैं इन्हीं के प्रोटेस्टर साथी, वो उसके अंदर घुस जाते हैं और होटल को लूटने की कोशिश कर लेते हैं, बेकर शॉप को लूटने की कोशिश करते हैं और वहाँ से ब्रेड्स को जो है वो बिना पेमेंट किए उठा लेते हैं, उठा के चले जाते हैं। तो यहाँ पर इन कारपेंटर के ऊपर केस इसलिए बना क्योंकि प्रोटेस्ट को ये लीड कर रहे थे और ये लीड कर रहे थे तो इन्हीं के ऊपर केस बनेगा। भाई आप लीड कर रहे थे, आप ही के लोग थे, वो पब्लिक का कोई चेहरा तो होता नहीं, जो भी लीड करता उसी को मान लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ट्रेसपास वाला। ट्रेसपास वाला समझ में आ गया आप सबको? अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी? एक्सप्लेन बोथ विद द हेल्प ऑफ लीडिंग केसेस।
अब दो तरह की लाइबिलिटी होती है, एक स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और एक एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। दोनों लाइबिलिटी में क्या फ़र्क है? पढ़ा हुआ है तो एक बार बताओ, नहीं पढ़ा हुआ तो भी बता देना। सर प्रतिवादी की इच्छा के बिना वादे को क्षति पहुंचती है इसमें। हम्म, कहता है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इज अ फॉर्म ऑफ नो फॉल्ट लाइबिलिटी। ये ऐसी लाइबिलिटी है जो बिना फॉल्ट के पैदा हो जाती है, यानी कि उसने कोई गलती नहीं की फिर भी उसको नुकसान हो गया। डेट होल्ड अ पर्सन और एंटाइटी स्ट्रिक्टली लाइबल फॉर द डैमेजेस कॉज बाय देयर एक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी। उसके एक्शन या उसकी प्रॉपर्टी की वजह से उसको नुकसान हुआ। दिस मीन्स दैट प्लेंटिफ डज नॉट हैव द प्रूव द नेग्लिजेंस और द फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द डिफेंडेंट। तो यहाँ पे प्लेंटिफ को ये प्रूव नहीं करना पड़ता कि डिफेंडेंट की गलती से मुझे नुकसान हुआ। यहाँ पे ऑटोमेटिकली देखकर पता लग जाता है कि डिफेंडेंट की गलती की वजह से प्लेंटिफ को जो है नुकसान हुआ। ओनली डेट द हार्म कॉज बाय द डिफेंडेंट एक्शंस ऑफ द प्रॉपर्टी। उसके एक्शन या उसकी प्रॉपर्टी की, उसकी प्रॉपर्टी मतलब मान लो उसकी कार से नुकसान हो गया, उसके ट्रैक्टर से नुकसान हो गया, उसकी बंदूक से गोली लग के नुकसान हो गया। In other words, the defendant is strictly liable for the harm that result from their conduct, regardless their intention, level of care taken। यानी कि यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे इंटेंशन की कि उसने जानबूझ के किया है कि अनजाने में किया है। हम ये भी बात नहीं करेंगे कि उसकी लापरवाही की वजह से ऐसा हो गया क्योंकि उसने लापरवाही नहीं की। तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वो नुकसान है जो किसी और की एक्टिविटी परफॉर्म करने की वजह से किसी और के एक्शन से हमें हो जाता है। मतलब गलती वो कर रहा है, नुकसान हमें हो रहा है, ऐसा नुकसान है। यहाँ पे एक एग्जांपल भी इसका बताया हुआ है। मान लो एक मैन्युफैक्चर है जो प्रोसेस करता है किसी प्रोडक्ट को, उसको हार्म हो जाता है कंज्यूमर ड्यू टू डिफेक्ट इन द प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट में डिफेक्ट है। मैन्युफैक्चर वुड बी स्ट्रिक्टली लाइबल फॉर एनी डैमेजेस कॉज टू द कंज्यूमर इवन इफ द मैन्युफैक्चर टुक ऑल रीजनेबल प्रिकॉशन टू प्रिवेंट द डिफेक्ट। मतलब यहाँ पर एक ग्राहक है, उसने एक माल को ख़रीदा, माल को जब उसने इस्तेमाल करने की कोशिश की तो वो डिफेक्टिव निकला। यहाँ पर ये देखना नहीं होगा, यहाँ पे डिफेक्टेड माल है तो मैन्युफैक्चर लाइबल होगा, उसको हमारे हर्जाने की भरपाई करनी पड़ेगी। हम ये नहीं देखेंगे इसके अंदर कि जो मैन्युफैक्चर है उसने तो अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरती है, उसने ठीक से सारी प्रिकॉशन लेके प्रोडक्शन की है, लेकिन फिर भी नुकसान हो गया। तो यहाँ पे गलती उसकी नहीं हो सकती क्योंकि अनजाने में नुकसान हो। तो यहाँ पे ऐसा नहीं देखा जाएगा, बस नुकसान हुआ तो प्लेंटिफ कौन है, डिफेंडेंट कौन है और केस बनेगा, नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी इज अ striker from the no fault liability and holds the person entirely strictly liable for the damage caused by their action of the property even if they took all possible precaution to prevent to harm। यहाँ पर क्या हो रहा है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में कि बिना गलती के, नो फॉल्ट लाइबिलिटी, आपने कोई गलती नहीं की फिर भी आपकी वजह से कोई नुकसान हो गया, यानी कि आपको नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर सारे पॉसिबल प्रिकॉशंस भी आपने लिए लेकिन फिर भी नुकसान हुआ। दिस मीन्स दैट डिफेंडेंट इज स्ट्रिक्टली लाइबल फॉर एनी हार्म। यानी कि डिफेंडेंट जो है कोई भी अगर नुकसान हो रहा है और उसके कंडक्ट की वजह से हो रहा है तो उसका नुकसान की भरपाई इसको करनी पड़ेगी। इसका भी एक एग्जांपल है, इफ़ अ पर्सन कीप अ डेंजरस एनिमल एज अ पेट। मान लो एक व्यक्ति ने कुत्ता पाल रखा है और कुत्ता बड़ा डेंजरस कुत्ता है, तो यहाँ पर उसकी जिम्मेदारी है अपने कुत्ते को संभाल के रखने की। उसने संभाला नहीं, कुत्ते ने बिना उसकी गलती की वजह से, मतलब वो घर पे है, कुत्ता ने अचानक से रास्ता देखा और नीचे आ गया, कोई गेट खुला रह गया इस वजह से और किसी को काट लिया और ऊपर भाग गया वापस। तो यहाँ पे उसकी जिम्मेदारी थी, उसने पूरी प्रिकॉशंस ले रखी थी, कुत्ते को चेन से ही बांध रखा था, गेट भी लगा रखा था, लेकिन अचानक से गलती से ऐसा हो गया। तो यहाँ पर प्रिकॉशंस लेने के बावजूद भी अगर कोई ऐसा नुकसान हुआ तो उसके लिए उसका मालिक जो है वो जिम्मेदार होगा। तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में क्या फ़र्क है दोनों के अंदर? दोनों के अंदर प्रिकॉशंस तो ले ही रहे, लेकिन फ़र्क क्या है दोनों के अंदर? इसमें डायरेक्टली नुकसान हो रहा है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में, और उसके अंदर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में क्या हो रहा है कि उसकी वजह से नुकसान का रीज़न बन रहा है, मतलब कारण बन रहा है नुकसान का, और उसमें डायरेक्टली लॉस हो रहा है। अब लिमिटेशन ऑफ द नो फॉल्ट लाइबिलिटी, इसको लिमिट कैसे कर सकते हैं हम नो फॉल्ट लाइबिलिटी को? तो हम अगर इसके लिमिटेशन की बात करें तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि पहली बात तो इसको डिटरमाइन करना ही मुश्किल होता है कि किसकी गलती से किसको नुकसान हुआ है। लेकिन अगर हम ऐसा कर भी नहीं तो इसको प्रिवेंट करना मुश्किल है, इसको नुकसान को बचाना मुश्किल है। इसलिए ये कहना कि इसको आप लिमिट कर सकते हैं काफ़ी डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत?
एक क्वेश्चन है हमारा, रेलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट केस है। तो ये केस किसी ने पढ़ा है, रेलैंड वर्सेस फ्लेचर वाला केस? यहाँ पे कहता है कि जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है, टॉर्ट लॉ होल्ड्स अ पर्सन एंटाइटी रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्म कॉज टू द अनदर पर्सन। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसकी गलती की वजह से दूसरे व्यक्ति को नुकसान हो जाए, रिगार्डलेस ऑफ वेदर एज नॉट हार्म एज द इंटेंशनल और नेग्लिजेंट। ना तो वो जानबूझ के नुकसान पहुंचाया गया, ना वो लापरवाही की वजह से, लेकिन फिर भी दूसरे व्यक्ति को नुकसान हो गया, तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो व्यक्ति होगा जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है। द लैंडमार्क केस ऑफ द रेलैंड वर्सेस फ्लेचर, इसके अंदर केस आया था जो इसका लैंडमार्क केस है, रेलैंड वर्सेस फ्लेचर 1868 1868 का केस है ये। इसने इस्टेब्लिश किया था प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को इन द टॉर्ट ऑफ लॉ के अंदर। इसने बताया कि न्यूसेंस कॉज, यानी कि न्यूसेंस का मतलब क्या होता है, विवाद, तो कॉज बाय द थिंग्स दैट आर इनहेरेंटली डेंजर, यानी कोई भी ऐसा न्यूसेंस क्रिएट हो जाता है जो खतरनाक हो। तो रेलैंड वर्सेस फ्लेचर के अंदर डिफेंडेंट ने ओन्ड अ मिल on his property and hand a reservoir constructed on the land to supply a water to the mill। इसके पास एक मिल है, वो अपनी एक प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर रिजर्वर बना रहा है ताकि वाटर सप्लाई मिल में लगातार होती रहे। तो रिजर्वर वॉज कंस्ट्रक्टेड, रिजर्व बन गया, लेकिन रिजर्व बन के तैयार हुआ तो वो डिफेक्टिव था, डिफेक्टिव रिजर्व था, विच कॉज इट बस्ट, जिसकी वजह से वो फट गया रिजर्वर जो है, और बाढ़ आ गई और प्लेंटिव की कोल माइल के अंदर पानी घुस गया, जिसकी वजह से उसके कोयले का बहुत नुकसान हुआ। तो उसके जो कोयले का नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा, वो कंपनी करेगी जो इस पॉन्ड को, रिजर्वर को बना रही थी, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी थी इसको सेफ्टी से बनाना और ऐसा बनाना कि फटे ना। लेकिन उसने कहीं ना कहीं बनाने में लापरवाही की, ये फटा तो नुकसान हो गया उसके कोयले का, तो यानी कि उसकी भरपाई वो कंपनी कर देगी जो इसको बना रही थी। तो हाउस ऑफ लॉर्ड ने, हाउस ऑफ लॉर्ड इसलिए बोला क्योंकि इंग्लैंड के टाइम का केस है, तो इंग्लैंड की सरकार ने, जो ब्रिटेन के अंदर थी, उसने डिसीजन दिया डिफेंडेंट हैड नॉट एक्टेड इंटेंशनली और नेग्लिजेंटली। इसने इंटेंशनली ऐसा कोई काम नहीं किया, लेकिन फिर भी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का केस बनता है, क्योंकि रिजर्वर के डैमेज की वजह से उसकी जो कोल माइन थी उसके अंदर पानी चला गया, काफ़ी उसको नुकसान उठाना पड़ा। तो यहाँ पर जो डेंजरस था वो ये था कि डिफेंडेंट के जो लॉस था उसको पूरा करने वाला कौन है, प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ उसको पूरा करेगा। तो कोई भी ऐसी डेंजरस चीज़ जिसके लिए पहले से अनाउंस या बताया गया हो तो वो आपका इस एक्ट के अंदर कवर हो जाती है। अब क्या क्या आता है इसके अंदर जो आप देख रहे हैं, तो लैंड वर्सेस फ्लेचर जो केसेस में स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ले रहे हैं, इसके अंदर जो पहला फीचर्स आता है वो आता है एक्ट ऑफ गॉड, यानी कि एक्सेप्शंस है। अगर भगवान की वजह से कोई नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई कोई नहीं करेगा, जैसे बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, और या फिर कुछ और नुकसान हो जाए, जैसे बादल फट जाए, तो ऐसी वजह से कोई भी नुकसान होता है वो एक्ट ऑफ गॉड है, उसकी भरपाई कोई नहीं करता। प्लेंटिफ ओन फॉल्ट, प्लेंटिफ की अपनी गलती की वजह से नुकसान हो जाए कि उसने जो है वो मतलब कोई ऐसा एक्टिविटी परफॉर्म करे जिससे नुकसान हो जाए डिफेंडेंट को, तो उसके लिए प्लेंटिफ जो है वो नुकसान को पूरा करेगा। कंसेंट, मर्जी लेनी पड़ती है, कंसेंट लेनी पड़ती है डिफेंडेंट की, तभी आप इस तरह के केसेस को फाइल कर सकते हैं। स्टैचुटरी अथॉरिटी, ऐसी कोई भी अथॉरिटी जो वैलिड अथॉरिटी है उसको हम लोग इस अथॉरिटी के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो एडिशन में हम कह सकते हैं कि जो लैंड वर्सेस फ्लेचर का जो केस था हैज़ बीन लिमिटेड टू इट्स एप्लीकेशन। द कोर्ट वाज हेल्ड the rule only applies on the things that inherently dangerous and not things are inherently innocent but become the dangerous because of the defendant negligence। यानी कि बोला कि यहाँ पर जानबूझकर ऐसा नहीं किया जा रहा है, अनजाने में ऐसा कई बार हो जाता है कि चीज़ें डेंजरस हो जाएं, तो यहाँ पर डिफेंडेंट्स को हम नेग्लिजेंस के केस से बचा सकते हैं। तो रूल भी कहता है कि जो पर्सनल इंजरी वाले जो केसेस होते हैं उसके अंदर प्रॉपर्टी डैमेजेस से जुड़े केसेस को ही लिया जाता है। तो ये कंप्लीट हो गया आपका रेलैंड वर्सेस फ्लेचर केस। तो आज हम यही तीनों क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है एग्ज़ाम शुरू होने में, और भी क्वेश्चन हम लोग धीरे धीरे रोज करेंगे इसके डेली। कोई डाउट है आपके तो एक बार पूछ लीजिए। कोई भी आप लोगों का डाउट नहीं है तो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, इसके रिकॉर्डिंग में अपलोड करूँगा यूट्यूब पे, आपको शेयर कर दूँगा, और सभी लोग एक एक उस पर कमेंट कर दें ताकि पता लगे कि आपको क्लासेस कितनी समझ में आ रही हैं। ओके बाय।